आधी रात, घना जंगल और एक पुराना सुनसान कुआं। हम्म। कल्पना कीजिए कि अचानक उस अंधेरे से एक चीख गूंजती है, कोई उस कुएं में गिरता है और फिर एक डरावनी खामोशी छा जाती है। ये किसी हॉरर फिल्म की शुरुआत जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये शुरुआत है हिंदी साहित्य के उस उपन्यास की जिसने पीढ़ियों को दीवाना बनाया, देवकी नंदन खत्री का भूतनाथ। हाँ, वैसे तो ये चंद्रकांता संतति का ही आखिरी हिस्सा है। सही कहा, पर ये इतना बड़ा, इतना घुमावदार और इतना अलग है ना कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल। तो आज हमारे श्रोतों के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम खत्री की इस सबसे लंबी और रहस्यमयी कहानी की आत्मा को समझें। मतलब सिर्फ ये नहीं कि भूतनाथ कौन था, बल्कि वो ऐसा क्यों था। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूतनाथ सिर्फ तिलिस्म और अय्यारी की कहानी नहीं है। नहीं है। ये इंसान के मनोविज्ञान की, उसके लालच और पछतावा की कहानी है। खत्री ने एक ऐसा किरदार बनाया जो पारंपरिक नायक और खलनायक की परिभाषाओं को तोड़ देता है। तो आज कहानी सुनाने से ज्यादा उन परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, कि क्यों एक धोखेबाज किरदार लोगों के दिलों में उतर गया। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहीं से खड़ा होता है। कहानी की शुरुआत में जिस कुएं का जिक्र है, वहां हर अमावस्या को एक सफेद परछाई दिखने लगती है। गांव वाले डर कर कहते हैं ये भूतनाथ का भूत है। हाँ। लेकिन कहानी का पहला ही ट्विस्ट ये है कि ये कोई भूत नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है। तो ये नाम क्यों पड़ा? हाँ, अगर वो इंसान था तो लोग उसे भूत क्यों कहते थे और उसका नाम भूतनाथ कैसे पड़ा? यहीं पर खत्री की कहानी कहने की कला दिखती है। वो रहस्य को सामने रखकर फिर उसकी जड़ें खोलते हैं। अच्छा। भूतनाथ का असली नाम था इंद्रदेव। और मजे की बात यह है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं था। कौन था वो? राजा वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता का दूर का रिश्तेदार था। ओह। लेकिन उसका बचपन बहुत दुखद था। माता पिता की हत्या हो गई और उसका पालन पोषण एक रहस्यमयी फकीर ने किया। उस फकीर ने उसे अय्यारी और तिलिस्म तो सिखाया, लेकिन साथ में एक ऐसी कला भी सिखाई जो बाकियों के पास नहीं थी, कपट विद्या। एक मिनट, कपट विद्या ये अय्यारी से अलग कैसे है? अच्छा सवाल है। मतलब अय्यारी तो पहले से ही भेस बदलने और चालाकी का हुनर है। देखिए, अय्यारी एक हुनर है जिसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है, जैसे तेज सिंह करते थे। सही। लेकिन कपट विद्या वो सिर्फ धोखा देने के लिए है। उसका मकसद ही सच को झूठ और झूठ को सच बनाना है। समझ गया। और इंद्रदेव ने इस कला में महारत हासिल कर ली। उसे भूत इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि उसकी आदत थी रात में सफेद कपड़े पहनकर बिना कोई आहट किए कहीं भी प्रकट हो जाना। तो उसका अंदाज ही भूतिया था। बिल्कुल। उसका अंदाज इतना रहस्यमयी था कि लोगों ने उसे भूतनाथ कहना शुरू कर दिया। मतलब उसका व्यक्तित्व ही एक नकाब था। लेकिन अगर वो राजा का रिश्तेदार था तो वो इतना बड़ा अपराधी क्यों बना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्या कहानी में इसकी कोई वजह बताई गई है? कहानी सीधे सीधे ये नहीं कहती, लेकिन इशारे जरूर करती है। उस फकीर ने उसे पाला जरूर, लेकिन एक हथियार की तरह। उसे हुनर सिखाए गए, इंसानियत नहीं। अच्छा। उसका जीवन किसी ऊंचे मकसद के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए था। वो ना अच्छा था ना बुरा, वो बस अपना था। और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। हाँ, वो किसी उसूल से नहीं बंधा था। तो इस उसूल विहीन खतरनाक धोखेबाज का सामना करने के लिए कहानी में कौन सामने आता है? जाहिर है पुरानी पीढ़ी तो अब नहीं होगी। हाँ, अब मैदान में है अगली पीढ़ी। कुंवर वीरेंद्र सिंह के बेटे इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह। और इनके साथ है महिला अय्यार, जो इस कहानी को एक नया आयाम देती हैं। हाँ, लाडली कुमारी और कमला कुमारी। बिल्कुल। ये सिर्फ सहायक किरदार नहीं है, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में बराबर की भूमिका निभाती हैं। और इनके सामने चुनौती है भूतनाथ का प्लान। हमारे स्रोतों में बताया गया है उसका एक ही मकसद है, तिलिस्मे राज। हाँ, या तिलिस्म देवी, इस पुराने और शक्तिशाली तिलिस्मी खजाने को हासिल करना। और ये कोई आम खजाना नहीं है। ये तिलिस्म सिर्फ दौलत का ढेर नहीं है, ये शक्ति का स्रोत है। और इसे तोड़ने की शर्त भी बड़ी अजीब है। हाँ, इसे सिर्फ वही इंसान तोड़ सकता है जिसके पास तिलिस्मी तावीज और आईना तिलिस्मी की आखिरी कुंजी हो। तो पूरी कहानी इन्हीं दो चीजों को हासिल करने के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल।
ये एक शतरंज के खेल की तरह है जहां हर मोहरा दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा है। और इस शतरंज के खेल का बादशाह तो भूतनाथ ही लगता है। उसकी चालाकियों के कुछ किस्से तो अविश्वसनीय है। हाँ, भेष बदलने में तो माहिर था। कभी वो रोहतासगढ़ के राजा गोपाल सिंह का रूप धर लेता है, जब वो एक औरत का भेष धरकर उनके बीच ही रहने लगता है। मतलब उसकी कपट विद्या का स्तर इतना ऊंचा था कि तेज सिंह और देवी सिंह जैसे पुराने और अनुभवी अय्यार भी हाँ, जो उस वक्त के जेम्स बॉन्ड माने जाते थे, वो भी बार बार उसके जाल में फंस जाते थे। सही बात है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी। बताइए। खत्री जी ने कहानी को दिलचस्प बनाए रखने के लिए सिर्फ भूतनाथ पर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने इस दुनिया को और बड़ा और जटिल बनाया। नए किरदारों से। हाँ, कई नए किरदार आते हैं, जैसे असली राजा गोपाल सिंह, एक बहुत ही रहस्यमयी किरदार है तिलिस्मी देवी, और फिर पंच परमेश्वर नाम के 5 अजीब अय्यारों का एक गुट आता है। ओ, तो ये कहानी को और भी उलझा देता है। बिल्कुल। अब सिर्फ हीरो और विलन की लड़ाई नहीं है, बल्कि कई अलग अलग ताकतें हैं जिनके अपने अपने मकसद हैं। और सिर्फ किरदार ही नहीं, जगहें भी। हाँ, काली गुफा, सफेद महल, लाल किला, हर जगह का अपना एक रहस्य है, अपना एक तिलिस्म। ये सारी चीजें मिलकर इस कहानी को एक साधारण चोर पुलिस की दौड़ से उठाकर एक महाकाव्य जैसा बना देती हैं। एक पूरी काल्पनिक दुनिया की खोज। और इन्हीं जगहों में से एक जगह ऐसी है जिसका जिक्र आते ही माहौल एकदम डरावना हो जाता है। काला महल। बिल्कुल, भूतनाथ का गुप्त ठिकाना। स्रोतों में इसका जो वर्णन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, काला महल भूतनाथ के किरदार का असली चेहरा दिखाता है। उसकी चालाकी के पीछे छिपी क्रूरता यहाँ खुलकर सामने आती है। एक मिनट, मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा जो स्रोतों में दिया गया है। सोचिए, एक कमरा है जहां किसी जिंदा आदमी को दीवार में चिनवा दिया गया है और सिर्फ उसकी आंखें बाहर छोड़ी गई हैं, जो हर आने जाने वाले को घूरती रहती हैं। ये तो किसी मॉडर्न हॉरर फिल्म जैसा सीन है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये मनोवैज्ञानिक आतंक है। खत्री सिर्फ तलवारबाजी या जासूसी नहीं लिख रहे थे। नहीं, वो इंसान के मन के सबसे अंधेरे कोनों को टटोल रही थीं। काला महल में जहरीली गैस वाले कमरे हैं, भयानक जादुई जानवर हैं। ये दृश्य सिर्फ डराने के लिए नहीं है। नहीं, ये भूतनाथ के चरित्र की गहराई दिखाते हैं। ये बताते हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए इंसानियत की किस हद को पार कर सकता है। यही पाठक को एहसास होता है कि भूतनाथ कोई मजाकिया धोखेबाज नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और निर्दयी दुश्मन है, जिसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। लेकिन हमारे नायक भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। इंद्रजीत सिंह और उनकी टीम, खासकर कमला कुमारी और लाडली, हाँ, वो भूतनाथ को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। कहानी में कई मौके आते हैं जब लगता है कि बस अब भूतनाथ पकड़ा गया, लेकिन हर बार वो किसी जादू की तरह गायब हो जाता है। हाँ, कभी दीवार में समा जाता है, कभी छत से उड़ जाता है, और कभी जमीन के नीचे सुरंग बनाकर निकल जाता है। हर बार नायक पक्ष के हाथ सिर्फ निराशा लगती है। और इसी पकड़ धकड़ के बीच कहानी अपने ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ती है, जहां तिलिस्म देवी का असली रहस्य सामने आता है। पता चलता है कि वो कोई देवी नहीं बल्कि एक बहुत बूढ़ी औरत है जो उस तिलिस्म की शक्ति की वजह से सदियों से जिंदा है, खजाने की रक्षक। और यही कहानी में एक नैतिक पहलू जुड़ता है जो बहुत दिलचस्प है। क्या? भूतनाथ उस शक्ति को हासिल करना चाहता है, लेकिन तिलिस्म का एक नियम है, उसे तोड़ने का सही तरीका, उसकी असली चाबी सिर्फ एक सच्चे और नेक दिल वाले इंसान को ही मिल सकती है। अच्छा, भूतनाथ जो इतना चालाक और शक्तिशाली है, वो उस तिलिस्म को कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसका दिल स्वार्थ से भरा है। मतलब सिर्फ ताकत या दिमागी चालाकी से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कुछ चीजों के लिए दिल की सच्चाई चाहिए होती है। तो अंत में क्या होता है? जाहिर है भूतनाथ हारता है, लेकिन क्या उसे मार दिया जाता है? इतनी क्रूरता के बाद तो शायद यही सजा बनती है। यहीं पर खत्री जी एक ऐसा मोड़ लाते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अंत में जब भूतनाथ चारों तरफ से घिर जाता है, तो लेखक उसे मारते नहीं हैं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन इतनी क्रूरता के बाद, काला महल जैसे अत्याचार करने के बाद, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बहुत ही वैध सवाल है। आज के नजरिए से देखें तो शायद ये थोड़ा नाटकीय लगे, हाँ, लेकिन हमें उस दौर के साहित्य को भी समझना होगा। उस समय की कहानियों में अक्सर पछतावा और क्षमा को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था। अच्छा, खत्री जी शायद ये संदेश देना चाहते थे कि सबसे बुरा इंसान भी बदल सकता है। हारने के बाद भूतनाथ को अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो रोता है, पछताता है और राजा वीरेंद्र सिंह के सामने कहता है,
मैंने जीवन भर गलत रास्ता अपनाया, अब मैं अच्छा इंसान बनूंगा। और राजा उसे माफ कर देते हैं। हाँ, राजा वीरेंद्र सिंह भी बड़ा दिल दिखाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद भूतनाथ नौगढ़ में बस जाता है और अपनी बाकी की जिंदगी एक नेक अयार बनकर गुजारता है। इस कहानी की लोकप्रियता के बारे में भी हमारे स्रोतों में बताया गया है। ये कोई आम उपन्यास नहीं था। नहीं, ये एक राष्ट्रीय जुनून था। आप सोचिए, उस जमाने में जब मनोरंजन के साधन बहुत सीमित थे, न टीवी न सिनेमा। बिल्कुल, ऐसे में देवकीनंदन खत्री ने हिंदी भाषा में एक ऐसी दुनिया रची जिसमें लोग पूरी तरह खो सकते थे। यह उपन्यास इतना लंबा था कि इसके 8 अलग-अलग खंड छपे थे। हाँ, और लोग हर नए खंड का महीनों तक इंतजार करते थे। कहा जाता है कि कई लोगों ने सिर्फ चंद्रकांता और भूतनाथ पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। ये तो एक सांस्कृतिक घटना थी। बिल्कुल, लोगों की आम बातचीत का हिस्सा था। क्या रे भाई, पढ़ा आज भूतनाथ ने फिर सबको कैसे बेवकूफ बना दिया। और खत्री जी किताब को एक बहुत ही अनोखे अंदाज में खत्म करते हैं। वो लिखते हैं, जो इस तिलिस्म का हाल देखना चाहते हैं वो नौगढ़ आ जाए। जैसे वो कोई सच्ची घटना का ब्यौरा दे रही हो। कमाल है। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने भूतनाथ के कई रूप देखे। एक इंसान जिसे दुनिया भूत समझती थी, एक चालाक अय्यार, एक क्रूर अत्याचारी, और अंत में एक पश्चाताप करने वाला व्यक्ति। हाँ, हमने तिलिस्म में राज के रहस्य को समझा। ये सोचना दिलचस्प है कि पाठकों को उसका कौन सा रूप सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचता होगा, उसकी हैरत अंगेज चालाकी या फिर काला महल जैसे उसके डरावने कारनामे। और जाते जाते सभी के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो इसी कहानी के अंत से जुड़ा है। क्या एक चालाक, क्रूर और स्वार्थी व्यक्ति का अंत में सुधर जाना उसे एक नायक बना देता है, या उसके द्वारा की गई पिछली बुराइयां और लोगों को दी गई तकलीफें हमेशा उसके चरित्र का एक ऐसा हिस्सा बनी रहनी चाहिए जिसे कभी पूरी तरह से भुलाया या माफ नहीं किया जा सकता? क्या पश्चाताप अतीत के पापों को धो सकता है?